नमस्कार। हमारे आज की चर्चा का विषय शरीर के अंदर की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर पल बिना रुके चलती रहती है और जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एसिड बेस बैलेंस। हमारे सामने एक मेडिकल डायग्नोस्टिक चार्ट है जो देखने में किसी इंजीनियरिंग फ्लो चार्ट जैसा लग सकता है, आंकड़ों और फॉर्मूलों से भरा हुआ। पर आज हमारा मकसद इस चार्ट को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि इसके जरिए शरीर की उस खूबसूरत तालमेल की कहानी को जानना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ डॉक्टरों या मेडिकल छात्रों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए दिलचस्प है जो ये जानना चाहता है कि हमारा शरीर कितनी बारीकी से, मतलब कितनी सटीकता से काम करता है। ये चार्ट एक तरह से देखें तो एक डिटेक्टिव की गाइड बुक जैसा है। ये हमें सिखाता है कि शरीर के अंदर जब कुछ गड़बड़ होती है तो उसके सुराग कैसे ढूंढे जाते हैं। और ये सुराग छिपे होते हैं हमारे खून के बस 3 छोटे से आंकड़ों में। तो चलिए इन 3 किरदारों से ही शुरू करते हैं। चार्ट में बार बार 3 चीजों का जिक्र है, पीएच, CO2 और HCO3। मैं ये तो समझता हूँ कि पीएच एसिडिटी या खारेपन का एक पैमाना है, जैसे स्कूल में पढ़ा था। पर ये CO2 और HCO3 क्या है और इस कहानी में इनका क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पीएच तो हमारी कहानी का हीरो है। शरीर की हर कोशिका को ठीक से काम करने के लिए खून का पीएच एक बहुत ही छोटे से दायरे में रखना पड़ता है, 7.35 से 7.45 के बीच। इससे जरा भी कम हुआ तो शरीर एसिडिक हो जाता है, जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं, और जरा भी ज्यादा हुआ तो शरीर एल्कलाइन हो जाता है, जिसे एल्कलोसिस कहते हैं। और दोनों ही खतरनाक हैं। मतलब शरीर को एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलना होता है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे 2 किरदारों पर जो इस रस्सी पर संतुलन बनाए रखते हैं। पहला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसे आप कहानी का एसिड वाला किरदार समझ सकते हैं। जब ये खून में घुलता है तो एसिड बनाता है। और इसे कंट्रोल कौन करता है? हमारे फेफड़े। हम जितनी तेजी से सांस लेते हैं उतना ज्यादा CO2 बाहर निकालते हैं और शरीर में एसिड कम होता है। सांस धीमी कर दें तो CO2 शरीर में जमा होता है और एसिड बढ़ता है। अच्छा, तो सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, बल्कि एसिड को कंट्रोल करने का एक तरीका भी है। तो फिर ये HCO3 क्या है? HCO3 यानी बाइकार्बोनेट कहानी का बेस वाला किरदार है। ये एसिड का उल्टा है, मतलब एसिड को बेअसर करता है। और इसे कंट्रोल करती हैं हमारी किडनियां यानी गुर्दे। किडनियां तय करती हैं कि शरीर में कितना बाइकार्बोनेट रखना है और कितना बाहर निकालना है। तो हमारे पास एक टीम है, फेफड़े जो एसिड यानी CO2 को मिनटों में कंट्रोल कर सकते हैं, और गुर्दे जो बेस यानी HCO3 को कंट्रोल करते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, घंटों या दिनों में। पूरी कहानी इन्हीं दोनों के तालमेल की है। ठीक है, तो ये सेटअप समझ में आ रहा है। अब चार्ट में एक टेबल है जिसमें एक बड़ा दिलचस्प नियम लिखा है। अगर पीएच और PaCO2 एक ही दिशा में बदलते हैं तो समस्या मेटाबॉलिक है, और अगर वे विपरीत दिशा में बदलते हैं तो समस्या रेस्पिरेटरी है। ये तो किसी कोड की तरह लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही कारगर डायग्नोस्टिक शॉर्टकट है। मेटाबॉलिक का मतलब है कि समस्या की जड़ गुर्दों या शरीर के मेटाबॉलिज्म में है, यानी HCO3 में कोई गड़बड़ है। रेस्पिरेटरी का मतलब है कि समस्या की जड़ फेफड़ों में है, यानी CO2 में गड़बड़ है। अब उस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मरीज है जिसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। उसके शरीर में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, तो उसका पीएच गिरेगा, यानी 7.35 से नीचे जाएगा। ये एक मेटाबॉलिक समस्या है। ओके, तो पीएच नीचे गया। अब शरीर क्या करेगा? वो हाथ पर हाथ धर के तो बैठेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। शरीर तुरंत इसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। शरीर के एसिड को कम करने का सबसे तेज तरीका क्या है? ज्यादा CO2 बाहर फेंकना। मतलब फेफड़ों को तेजी से काम करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 बाहर निकले और खून में एसिड का स्तर कम हो। तो इस मरीज का PaCO2 यानी खून में CO2 का प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब उस नियम को देखिए, पीएच भी नीचे और PaCO2 भी नीचे, दोनों एक ही दिशा में है। नियम कहता है कि अगर ऐसा हो तो समस्या मेटाबॉलिक है, और हम जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से एसिड बनना एक मेटाबॉलिक समस्या है। तो ये नियम काम करता है। वाह, ये तो सच में एक जासूसी की तरह है। मतलब सिर्फ 2 नंबरों की दिशा देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गड़बड़ फेफड़ों में है या शरीर में कहीं और। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात लिखी है। चार्ट कहता है अगर शरीर ने सफलतापूर्वक भरपाई कर ली है
तो एसिड बेस की अंदरूनी समस्या होने के बावजूद पीएच सामान्य हो सकता है। ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही। अगर पीएच, जो कि मुख्य पैमाना है, वो सामान्य है, तो फिर समस्या कहाँ है? ये एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर उलझाने वाला कॉन्सेप्ट है, और यहीं पर एक अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है। एक सामान्य पीएच का मतलब हमेशा सब कुछ ठीक है नहीं होता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शरीर का एक सिस्टम जैसे फेफड़े दूसरे सिस्टम जैसे गुर्दे की गड़बड़ी को छिपाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। ये ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया है, लेकिन आपने हवा भरने वाले एक छोटे से पोर्टेबल कंप्रेसर को लगातार चलाकर टायर को फुलाए रखा है। बाहर से देखने पर टायर ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर समस्या अभी भी है और कंप्रेसर किसी भी वक्त जवाब दे सकता है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। तो आप कह रही हैं कि पीएच नॉर्मल हो सकता है, लेकिन CO2 और HCO3 के लेवल्स चिल्ला कर बता रहे होंगे कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी को गुर्दे की पुरानी बीमारी है, जिसकी वजह से उसका शरीर धीरे धीरे एसिडिक हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सालों से उसके फेफड़े थोड़ी ज्यादा तेजी से सांस लेकर उस अतिरिक्त एसिड को बाहर निकालते रहे, तो उसका पीएच तो शायद 7.40 पर एकदम नॉर्मल हो। लेकिन जब आप उसके ब्लड गैस की रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि उसका HCO3 मतलब बेस बहुत कम है और उसका CO2 मतलब एसिड वो भी बहुत कम है। ये दोनों वैल्यूज असामान्य हैं, और यही इस बात का सुराग है कि यहाँ पर एक छिपी हुई लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब बात ज्यादा साफ हो रही है। तो शरीर भरपाई करने की कोशिश करता है, पर एक डॉक्टर को ये कैसे पता चलता है कि शरीर की ये कोशिश काफी है या नहीं? मतलब क्या इसका कोई गणित है कि कितनी गड़बड़ के लिए कितनी भरपाई होनी चाहिए? यहीं पे शायद चार्ट का वो हिस्सा आता है जिसे देखकर मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, कैम्पेंसेशन की गणना वाले फॉर्मूले। हाँ, और आपका डर जायज है। ये फॉर्मूले पहली नज़र में किसी को भी डरा सकते हैं। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए विंटर्स फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड PaCO2 इक्वल्स टू 1.5 HCO3 + 8 ± 2। रुकिए, जैसे ही आपने ये फॉर्मूला बोला, मेरे जैसे कई सुनने वालों का दिमाग सुन्न हो गया होगा। क्या हम इसे बिना गणित में डूबे समझ सकते हैं कि ये कर क्या रहा है? हाँ, बिल्कुल। इस फॉर्मूले को एक गणित के सवाल की तरह मत देखिए। इसे शरीर के लिए एक रूल ऑफ थंब या अंदाजे के नियम की तरह देखिए। ये फॉर्मूला बस इतना कह रहा है, अगर तुम्हारे शरीर में बेस यानी HCO3 की मात्रा 1 पॉइंट कम होती है, तो तुम्हारे फेफड़ों को भी समझदारी दिखाते हुए एसिड यानी CO2 की मात्रा को एक अनुमानित मात्रा तक कम कर देना चाहिए। ये फॉर्मूला बस उसी अनुमानित मात्रा की गणना करता है। डॉक्टर असल में मरीज के बिस्तर पर बैठकर लंबा चौड़ा गुणा भाग नहीं कर रहे होते। वे बस ये जांच रहे होते हैं कि फेफड़ों का जवाब गुर्दों की समस्या के हिसाब से सही है या नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह का एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है। डॉक्टर फॉर्मूले से पता लगाते हैं कि शरीर को क्या करना चाहिए था, और फिर उसकी तुलना उससे करते हैं जो शरीर असल में कर रहा है। आपने इसे एकदम सही पकड़ लिया। मान लीजिए फॉर्मूले के हिसाब से मरीज का CO2 लेवल 30 होना चाहिए, लेकिन असल में उसका लेवल 40 है, जो कि नॉर्मल के करीब है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फेफड़े उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है और फेफड़ों को तेजी से सांस लेकर CO2 बाहर निकालना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। शायद फेफड़ों में भी कोई दिक्कत है। बिल्कुल सही, यही मिक्स डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि मरीज को मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ही, साथ में उसे कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, जैसे अस्थमा या निमोनिया, जो फेफड़ों को ठीक से काम करने से रोक रही हैं। ये फॉर्मूले हमें ऐसी ही छुपी हुई दोहरी समस्याओं को पकड़ने में मदद करते हैं। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये शरीर के दो अंगों के बीच के संवाद की भाषा है। ये तो कमाल है। अब मैं चार्ट में एक और बारीकी देख रहा हूं। रेस्पिरेटरी समस्याओं के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक अचानक हुई समस्या के लिए और दूसरा क्रॉनिक यानी पुरानी लंबे समय से चली आ रही समस्या के लिए। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एक्यूट केस में CO2 में हर 10 पॉइंट की बढ़ोतरी के लिए HCO3 सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ता है, लेकिन क्रॉनिक केस में CO2 में 10 पॉइंट की बढ़ोतरी के लिए HCO3 पूरे 4 पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? लंबे समय की बीमारी में शरीर ज्यादा अच्छी भरपाई क्यों कर पाता है? ये तो उल्टा नहीं होना चाहिए। मुझे लगा था कि अचानक आई इमरजेंसी में शरीर ज्यादा जोर से प्रतिक्रिया करेगा। ये सवाल इस पूरी प्रक्रिया के सबसे खूबसूरत हिस्से को उजागर करता है, समय का महत्व।
जैसा हमने पहले बात की थी, हमारे पास 2 सिस्टम हैं, फेफड़े जो तेज हैं और गुर्दे जो धीमे लेकिन मजबूत है। जब कोई अचानक मतलब अक्यूट रेस्पिरेटरी समस्या होती है, मान लीजिए किसी को अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ा और वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, उसका CO2 लेवल मिनटों में बढ़ जाएगा, शरीर में एसिड की बाढ़ आ जाएगी। तो गुर्दों को तुरंत हरकत में आना चाहिए। उन्हें आना तो चाहिए, लेकिन वो बेचारे फेफड़ों की तरह तेज नहीं है। गुर्दों को बाइकार्बोनेट यानी बेस बनाने और खून में उसके स्तर को मीनिंगफुली बदलने में घंटों से लेकर दिन लग जाते हैं। तो उस अस्थमा के मरीज में CO2 तो आसमान छू रहा होगा, लेकिन गुर्दे अभी बस अपनी प्रतिक्रिया शुरू ही कर रहे होंगे। इसलिए उनकी तरफ से होने वाली भरपाई बहुत मामूली होती है। CO2 में हर 10 पॉइंट के लिए HCO3 में सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़ोतरी। और क्रॉनिक केस में मान लीजिए कोई मरीज है जिसे सालों से फेफड़ों की बीमारी जैसे COPD है, उस मरीज का CO2 लेवल लगातार महीनों और सालों से ऊंचा बना हुआ है। इस स्थिति में गुर्दों को पूरा समय मिल गया है। वो कहते हैं ठीक है, फेफड़े अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे तो हमें ही जिम्मेदारी लेनी होगी, और वो धीरे धीरे लगातार ज्यादा बाइकार्बोनेट बनाकर खून में छोड़ते रहते हैं ताकि उस बड़े हुए एसिड को बेअसर कर सकें। सालों की इस मेहनत के बाद उनका सिस्टम पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए क्रॉनिक स्थिति में भरपाई ज्यादा मजबूत होती है। CO2 में हर 10 पॉइंट के लिए HCO3 में 4 पॉइंट की बढ़ोतरी। ये बताता है कि शरीर सिर्फ प्रतिक्रिया ही नहीं करता, बल्कि समय के साथ अनुकूलन भी करता है। तो ये पूरा चार्ट सिर्फ आंकड़ों की एक लिस्ट नहीं है, ये असल में शरीर के अंदर चल रही एक सिम्फनी का स्कोर कार्ड है। यह हमें बताता है कि कौन सा अंग कितनी तेजी से और कितनी मजबूती से प्रतिक्रिया दे रहा है, और क्या वे सब एक दूसरे के साथ तालमेल में है या नहीं। ये एक सिम्फनी ही है, और इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा सार है वो फॉर्मूले नहीं है। सबसे बड़ा सार है कंपेंसेशन का सिद्धांत। ये हमें सिखाता है कि मेडिकल साइंस में और शायद जीवन में भी एक नॉर्मल दिखने वाली चीज हमेशा अच्छी खबर नहीं होती। आपको सतह के नीचे झांक कर देखना पड़ता है कि उस नॉर्मल स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे कितनी मेहनत चल रही है। ये चार्ट हमें डेटा के अलग अलग टुकड़ों को देखने के बजाय पूरी कहानी को एक साथ पढ़ना सिखाता है। और जब हम इस कहानी को पढ़ना सीख जाते हैं तो हम सिर्फ बीमारी का नाम नहीं बताते, बल्कि ये भी समझते हैं कि शरीर उस बीमारी से लड़ने की कितनी और कैसी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि समस्या क्या है, वो कितनी गंभीर है, और शरीर के अपने रक्षा तंत्र कितने मजबूत है। ये डायग्नोसिस को एक कला का रूप देता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है। ये पूरी प्रणाली, सांस की गति का अपने आप बदल जाना, गुर्दों का चुपचाप बाइकार्बोनेट को एडजस्ट करते रहना, ये सब हमारे बिना जाने, बिना हमारी किसी सचेत कोशिश के चल रहा है। ये शरीर का ऑटो पायलट मोड है। हमारे शरीर के अंदर ऐसी और कौन सी जटिल, खुद को संतुलित करने वाली प्रणालियां हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं? और अगर हम उन्हें समझना शुरू करें तो क्या ये स्वास्थ्य के प्रति हमारे नजरिए को बदल सकता है, सिर्फ बीमारियों का इलाज करने से हटकर शरीर के इस अद्भुत संतुलन को बनाए रखने और उसे मजबूत करने की तरफ?